हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1, DECE 2, DECE 3 की क्लासेस हम कंडक्ट कर चुके हैं। आज हमारी DECE 4 की क्लास स्टार्ट हो रही है। जो हमारा DECE 4 है वो एक प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसका नाम है वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेज़ 3 बोल रहे थे कि मैम फेज़ 3 पे एक बार आप ज़रूर कंसंट्रेशन दे देना कि किस तरह से करना है, पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले एक बार हम ब्रीफ में सारा देख लें ताकि जो फेज़ 3 है वो आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। पहले तो इसके मैनुअल के नाम से ही आपको क्लियर है, यंग चिल्ड्रन। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चे करते हैं कि वो सॉरी बच्चे जो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि आप यंग चाइल्ड के साथ काम नहीं करते हो। ठीक है ना बच्चे? यंग चाइल्ड मतलब 6 साल तक के बच्चे के साथ आपने काम करना है। 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों के साथ आपने काम करना है, चाहे वो कोई प्राइवेट प्री स्कूल में जा रहे हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट है प्री स्कूल, ठीक है, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर है ना, कोई भी सेंटर है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 2 से 6 साल के बच्चे, ठीक है ना, उन बच्चों के साथ आपने काम करना है। पहले हम थोड़ी सी जर्नल बातें बता देती हूँ मैं आपको कि आप में एक ऑब्जर्वेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है ना, जिससे कि आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। बच्चों की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करने की स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे आपका जो फेज फर्स्ट है उसमें आपने गाइड के साथ एक्टिविटी को देखना है कि गाइड जब बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहा है तब आपने गाइड को ऑब्जर्व करना है और बच्चों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, गाइड को या बच्चे को ऑब्जर्व करना है। आपको जो ऑब्जर्वेशन है ना बच्चों की वो न्यूट्रल रखनी है, ठीक है, कि आपने ना ही बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है ना ही बहुत ज़्यादा बुराई करनी है, ठीक है। सिर्फ आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा तारीफ ना ही बहुत ज़्यादा बुराई करनी है। आपने सिर्फ वही लिखना है जो आप देख रहे हैं, है ना। बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपकी एक्टिविटी को, और कौन से बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं,
क्या जो एक्टिविटी है वो आपको फील हो रही है बच्चों को देख के कि उनकी एज के अकॉर्डिंगली है भी या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा ब्लॉक्स से एक बिल्डिंग बना रहा है या ब्लॉक से वो खेल रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है वो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चा सिर्फ खेल रहा है। बच्चा खेल नहीं रहा है, वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स को और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम कर रहा है। ठीक है ना। बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, है ना, फिंगर्स के यूज़ करके ही वो बनाएगा ना उसको, तो फिंगर्स की जितनी भी स्किल्स होती हैं वो उसमें डेवलप हो रही हैं। वो ब्लॉक को पकड़ना सीख रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ ब्लॉक को अटैच किया जाता है वो सीख रहा है। फिर आपको बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन नोट डाउन करने हैं। जब आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तब आप बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करना है। अब आप जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, है ना, उनको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे। जो प्री स्कूलर बच्चा होता है, ये जो यंग चाइल्ड होता है, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान नहीं कर पाता है। इसीलिए जो आपका ये DECE4 प्रोजेक्ट है उसमें उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज है, उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है, जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तब आपने ये कैसे ऑब्जर्व करना है कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों का जो फेस होता है वो एक ओपन बुक की तरह होता है। जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं ना, तब आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आई कांटेक्ट। क्या बच्चा जब आपसे बात कर रहा है, ठीक है, या आप बच्चे से बात कर रहे हो, क्या बच्चा आपसे आई कांटेक्ट बना रहा है ना। कॉन्फिडेंस या इंटरेस्ट, या मतलब इससे भी ये पता चलता है कि अगर बच्चा आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा है जब आप बच्चे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे रहा है, बच्चे में पूरा कॉन्फिडेंस है और उसका इंटरेस्ट भी है आपकी एक्टिविटी में। अगर बच्चा बार बार नीचे देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा शाई या नर्वस फील कर रहा है। अगर बच्चा डरा हुआ होता है तो वो अपनी पलकों को ज़्यादा ब्लिंक कर सकता है। अच्छा, और पर्स्ड लिप्स भी हो सकते हैं बच्चे के। मान लीजिए अगर बच्चे ने अपने लिप्स थोड़े से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके रखे हुए हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है या फिर वो गुस्से में है। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे लिप बाइटिंग करना। जब बच्चा
चिंता में होता है या उसको डर होता है तब बच्चा ऐसा करता है। ठीक है। फिर है कि अगर बच्चा हैरान है, ठीक है, तो उसकी जो आईब्रोज होती हैं वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर को उठी हुई होती हैं, जबकि अगर बच्चे की आईब्रोज थोड़ी सी फ्रॉनिंग यानी कि सिकुड़ी हुई होती हैं तब बच्चा कंफ्यूजन या गुस्सा दिखाता है। अब हम बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हैं? अगर बच्चा, पहले तो हमें बॉडी का पोस्चर नोट डाउन करना है। अगर बच्चा बिल्कुल आराम से बैठा है और सीधा बैठा हुआ है ना, तो बच्चा कंफर्टेबल है और वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर बच्चे के कंधे झुके हुए हैं, है ना, या फिर जो आर्म्स होती हैं उसको वो क्रॉस करके बैठा है, तो हो सकता है कि बच्चा डर या बोर होने की निशानी दे रहा हो। फिर आप हाथों की हरकत भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिंग, मतलब बच्चे क्या करते हैं, बार बार कपड़ों को या फिर उंगलियों से खेलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये होता है कि शायद बच्चे को कोई बेचैनी है या वो इम्पेशेंस दिखा रहा है। अगर बच्चे की हथेलियाँ खुली हुई हैं, मतलब हैंड्स उसके ओपन है, ठीक है, फिर वो अपनी पार्टिसिपेशन को उसमें दिखा रहा है। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि बच्चा टीचर या किसी और बच्चे से कितनी दूर बैठा है या खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा दूर खड़ा हुआ है तो हो सकता है कि बच्चे को सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप बच्चों की कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, है ना, अपने फाइल में लगाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट वर्क की फाइल में लगाने के लिए, या आप उसको सोशल मीडिया पर, जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस आप लोग अपलोड करते थे, है ना, तो आप वो बिना परमिशन के बिल्कुल भी मत डालिएगा। वैसे तो अब जो है यूट्यूब की वीडियोस के बजाय आप लोगों को एक पेन ड्राइव बोल दी गई है कि प्रॉपर पैक करके उसके ऊपर अपना नाम मेंशन करके, ठीक है, आप फाइल के बीच में ही अच्छी तरह से पेस्ट करके भेज सकते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, है ना, ये हम पहले मतलब उसमें भी आता है आपके कि हमने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके लिए क्या करना है कि आप जो भी आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके आप एक डायरी के ऊपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में घर जाके लिखने में आसानी हो। अब आपने कोई टीचिंग एड्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करो कि टीचिंग एड्स आप लो कॉस्ट मटेरियल से ही बनाओ, है ना। लो कॉस्ट मतलब जो आपके घर पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं आप उन्हीं से ही उनको टीचिंग एड्स को बनाओ, ठीक है। घर पर जितनी भी कोई पुरानी चीज़ें हैं, जैसे खाली डिब्बे पड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, स्पून्स होते हैं, या फिर टॉयज़ होते हैं, या कोई और एक्टिविटी टूल्स हैं, वो सारे आप कोशिश कीजिए कि लो कॉस्ट मटेरियल से ही बनाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि
आप कहानियों को या किसी भी लोकगीत को, है ना, लोकल कोई कहानी है, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अभी आप सरहंद की बात कर लीजिए, है ना, वहाँ कोई क्लासेस ले रहा है बच्चा, तो आप लोकल कोई कहानी जो है उनको वहाँ की बता सकते हैं, हिस्ट्री की कोई कहानी, है ना, कि यहाँ पर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, या कोई लोकगीत है किसी भी जगह का, है ना, वो आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस बच्चों को कर सकते हैं। ठीक है, पर बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ कहानियों के ही ज़्यादा सत्र करवा देते हैं, या फिर जो राइम्स होती हैं उसी के ही ज़्यादा सत्र करवा देते हैं। अच्छा, कई बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने एक दिन में 2 राइम्स करवाई हैं बच्चों को, ठीक है, चलो 2 फिर भी ठीक है, पर आप एक दिन में बच्चों को 4-4 राइम्स करवा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि 2 से 6 साल का बच्चा जो है वो एक दिन में 4-4 राइम्स को एक ही बार में लर्न कर लेगा, है ना। मैंने खुद काम किया हुआ है इन छोटे बच्चों के साथ, जब उस टाइम पर हम खुद नोट करते थे कि हम उनको एक ही राइम जो होती थी ना, वो कम से कम 1 वीक के लिए हम रिपीट करवाते थे बच्चों को डेली बेसिस के ऊपर, उनके डेली के क्यूरिकुलम में, ताकि बच्चों को वो लर्न हो जाए। फिर उसके बाद हम नई इंट्रोड्यूस करते थे नेक्स्ट वीक में एक राइम, ठीक है, और जो पुरानी राइम होती थी उसको प्रैक्टिस देते थे। ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है ना, इसको आप एक प्रोजेक्ट मत समझिएगा, इसको आप एक असाइनमेंट नहीं है ये आपकी काम करना, ये आप इसको एक इंटर्नशिप की तरह देख सकते हैं, ठीक है ना। इंटर्नशिप का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि आपने कोई डिग्री कर ली, ठीक है, आप मान लीजिए आप डॉक्टर की डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए 5 साल की डॉक्टर की डिग्री है, ठीक है, तो उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए यानी कि हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है, ताकि आप पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिकली भी काम कर सकें। देखिए, हमें ये एक रूल बहुत अच्छी तरह से पता है कि कोई भी काम है जब तक हम वो करके नहीं देखेंगे प्रैक्टिकली, तब तक हम उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं आएगी। इसी तरह से यहाँ पर है, जब आपने DECE 1, 2 और 3 के कोर्सेज को पढ़ लिया, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब बिल्कुल प्रिपेयर हो कि आप बच्चों के साथ जाके आपको डिग्री दे दी जाए और आप बच्चों के साथ जाके क्लास में काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लिए भी ये एक तरह की इंटर्नशिप ही है जो चलाई गई है। ठीक है ना, ये एक इंटर्नशिप है आपकी। आप इसको इंटर्नशिप की तरह ही देखिए। जैसे मान लीजिए आप कोई अ, आप कोई वीडियो बच्चों को दिखा रहे हैं कोई चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है, तो आप बच्चों से कहो कि वो क्या देख रहे हैं, मुझे साथ साथ में बच्चे आपको बता सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बच्चों को कुछ बनाना सिखा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव बनाना सिखा रहे हैं, है ना, कुछ पेपर से फोल्ड करके कुछ बनाना सिखा रहे हैं। उसमें क्या है कि आप बच्चों को वर्बली मत बताइए सिर्फ, है ना, बच्चों के साथ प्रैक्टिकली भी आप उस चीज़ को करके बता सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे ना अनेक्जर्स लगाना आप लोग भूल जाते हो, है ना। जो आपकी नई गाइडलाइंस अभी आई थी 2025 की, उन गाइडलाइंस में आपके अनेक्शर दिए हुए हैं और प्रॉपर डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि आपको कौन कौन से अनेक्शर्स को यूज़ करना है।
चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमें यंग बच्चों के साथ इस तरह से काम करना है। प्रोजेक्ट वर्क जो आपका है, ठीक है ना, DECE का, उसमें आपके 3 फेज आते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है। अब जो आपका फेज 1 है, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन 3 है उसमें थोड़ा सा इन ब्रीफ बताया हुआ है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है। अब सेक्शन 6 जो आपका है वो है आपका फेज 1। ठीक है ना, उसमें आपको क्या करना है, आपको स्कूल को सेलेक्ट करना है, प्री स्कूल को, जहाँ पर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको गाइड को 5 दिनों के लिए ऑब्जर्व करना है, जब गाइड बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ को कर रहा हो। ठीक है, तब आपने उनको ऑब्जर्व करना है कि गाइड जो है वो बच्चों के साथ कैसे एक्टिविटीज़ को कर रहा है। अब ऐसा क्यों करना है आपको, कि उनको ऑब्जर्व क्यों करना है आपको गाइड को, वो इसीलिए ऑब्जर्व करना है आपको गाइड को कि ताकि आपको बाद में आसानी हो जाए कि गाइड जो है वो बच्चों के साथ कैसे काम कर रहा है। फिर जब आपने फेज़ 2 में बच्चों के साथ काम करना है तब आपको ये पता चले कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है ना। अब फेज़ 1 में आपने टीचर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, टीचर को आपने ऑब्जर्व करना है। उस केस में आपने क्या करना है कि 5 दिनों के लिए जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टीचर क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, उसको आप डिटेल में अपने 5 में लिखिए, और साथ साथ में आप ये भी उसमें लिखिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व करके क्या एनालाइज किया कि टीचर ने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया, है ना, जो उनकी एक्टिविटी थी वो अप्रोप्रिएट थी भी या एज के लिए या नहीं थी, क्या कोई गोल उसमें अचीव हुआ या नहीं हुआ। विश्लेषण में आपको एक तो ये लिखना है कि जो एक्टिविटी का गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, एक उम्र में लिखना है कि उम्र के, और हर एक्टिविटी, है ना, हर एक्टिविटी के साथ आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है कि आपको ये ज़रूर बताना है उसमें कि गाइड ने जब बच्चों के साथ कोई काम किया था, क्या आपको उसमें कोई कमी महसूस हुई थी। अगर आपको उसमें कोई कमी महसूस हुई थी, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि उसको उसमें क्या कमी महसूस, आपको क्या कमी महसूस हुई थी, वो आप लिख सकते हैं। पर साथ में आप ये भी लिखें उसमें कि आपको उस कार्य को कैसे सुधारना है। ठीक है ना, कि गाइड इस कार्य को इस तरह से कर सकता था, उसमें ये कमी फील हुई, बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बच्चों का इंटरेस्ट चला गया, है ना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसमें आपको जो फेज 1 है उसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, अवलोकन, विश्लेषण और एंड में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, पूरे दिन के एंड में, बाद में। अब एंड में जो आपको निष्कर्ष लिखना होता है, ठीक है, उसमें आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है कि एक्टिविटी इंडोर थी, मतलब आज के दिन में क्या इंडोर और आउटडोर सारी एक्टिविटीज करवाई गई हैं। ठीक है ना, और सारी तरह की जो मतलब गोल्स थे उनको अचीव कर लिया गया है, हर तरह का गोल। ठीक है, इंडोर आउटडोर भी करवानी ज़रूरी है, हर तरह के गोल को भी अचीव करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना। ये आपका फेज 1 था जो आपको इस तरह से लिखना है। फेज 2 में आपको क्या करना है, आपको टोटल फेज 2 में जो आपको टोटल 30 एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चों के साथ करनी है। ठीक है, पहले आपका जो मैनुअल है ना उसमें बताया गया है जो सेक्शन 8 है ना, जो आपका सेक्शन 8 है उसमें बताया गया है कि आपको किससे रिलेटेड कितनी एक्टिविटीज़ को करना है ना। किस चीज़ से रिलेटेड आपको कितनी एक्टिविटीज़ को करना है, ये सारा आपको उसमें बताया गया है। टोटल 30 एक्टिविटीज़ करनी है। पहले 10 दिनों के लिए आपको डेली एक एक्टिविटी करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज हैं उसमें आपको डेली की 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी ही करनी है। ये जो आपके मैनुअल में ये ऐसे एग्जांपल्स दी हुई हैं है ना, ये आप लोगों को बताने के लिए दी हुई हैं कि कि आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, पर ये स्टूडेंट्स की ही जैसे कोई लिखी गई हैं तो उन्हीं को बताया गया है कि स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं। इसमें आपको ऐसे भी बताया गया है कि जैसे कि एक एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, एक एक्टिविटी अच्छी हुई है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो हमने उसको कॉपी नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि जब आप लोग कोई वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तब उसमें आपका जो फेस है, ठीक है, वो लर्नर का फेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। लर्नर का जो ध्यान है वो कैमरे की तरफ नहीं होना चाहिए, बच्चों की तरफ होना चाहिए। आपकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, बच्चों पे हमने कंसंट्रेशन बना के रखनी है। ठीक है, बच्चों का फेस उसमें दिखना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बच्चे सिर झुका के नीचे कोई काम कर रहे हों, या आप बच्चों का साइड फेस भी दिखा सकते हैं, है ना। तो बच्चों का जो फेसेस हैं अगर आपको उसमें दिखाना है, देखो परमिशन आपको बच्चों से काम करने की लेनी है, कि पेरेंट्स से लेनी है और स्कूल प्रिंसिपल से लेनी है कि हम इनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे। आपको जब परमिशन मिलती है उसके बाद ही आप वीडियोस को रिकॉर्ड करिएगा। अब जो हमारा फेज 2 है, ठीक है, उसमें हम बच्चों के साथ एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि ये देखिए, इसमें ये बताया गया है कि आप 3 एक्टिविटी सेशंस ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो जो कि बच्चों की फाइन मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। अब 2 एक्टिविटी सेशंस आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो जो बच्चों की ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के लिए हों। ठीक है, अब आप 4 स्टोरी टेलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, 3 सेशंस आप सॉन्ग्स या राइम्स या कोई भी और म्यूजिक और उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ को क्रिएट कर सकते हो। फिर 4 सेशंस जो कि ड्राइंग के लिए, पेंटिंग, प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ या क्ले वर्क। ठीक है ना, आप इनके अलग अलग भी कर सकते हैं, जो है एक ड्राइंग का, एक पेंटिंग का, एक प्रिंटिंग का, एक क्ले वर्क का आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्ले वर्क में तो बच्चे इतना इंजॉय करते हैं, है ना। अब 3 एक्टिविटी सेशंस आप सोशल इन्वायरमेंट का कोई भी थीम लेके उसके ऊपर कर सकते हैं। 5 एक्टिविटी सेशंस जो हैं अब जो आपके 5 एक्टिविटी सेशंस हैं आप फिज़िकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई थीम के ऊपर कर सकते हैं। फिर 3 एक्टिविटी सेशंस जो हैं आप बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी सेशन आप बच्चों की मैचिंग और क्लासिफिकेशन की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकते हैं। एक एक्टिविटी सेशन आप नंबर्स के कंसेप्ट के ऊपर कर सकते हैं। एक एक्टिविटी सेशन को आप पिक्चर रीडिंग के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके टोटल 30 सेशंस हो गए हैं।
ठीक है। अब जैसे इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जो आपका सेक्शन 7 है फेज 2 का, है ना, उसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि आप इस सीक्वेंस में आप एक्टिविटीज को करिए, है ना। जैसे ये देखिए, फर्स्ट आपका एक्टिविटी सेशन आप फिजिकल एंड ग्रोस मोटर डेवलपमेंट पे कर सकते हो। सेकंड फाइन मोटर डेवलपमेंट पे कर सकते हो। थर्ड से राइम और सॉन्ग के ऊपर कर सकते हो। फोर्थ जो है ड्राइंग की एक्टिविटी करवा सकते हो। फिफ्थ सेशन जो है आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप करवा सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी सेशन में आप पेंटिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक्टिविटी सेशन 7 में आप बच्चों को कहीं घूमने के लिए लेके जा सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों की हो जाएगी। फिर आप बाद में जब बच्चे क्लास में आए, अगर आपके पास समय बचे तो आप बच्चों से डिस्कशन तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। अगर समय बचे तो आप बच्चों से कोई एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी सेशन 8, ठीक है। आप बच्चों में कलर्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक्टिविटी सेशन 9 में आप बच्चों को नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई एक्टिविटी जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है एक्टिविटी सेशन 10, ठीक है। ये आप कोई भी मैचिंग या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, ये थी जो आपने पहले 10 दिन के लिए सिंगल सिंगल हर दिन में एक एक्टिविटी आपको करनी थी, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि आपको 10 दिन में एक दिन में 2 एक्टिविटीज जो हैं वो करनी है। फिर जैसे आपका 11वां दिन स्टार्ट होता है, उसमें आपको क्या करना है कि एक दिन में 2 एक्टिविटीज करनी है। पर ये बहुत ध्यान में रखना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों का गोल भी अलग अलग ना लिखा, एक ही गोल लिख दिया, ठीक है। एक ही मतलब प्लान भी, गोल एक लिख दिया। आपको अलग अलग एक्टिविटीज करनी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आप माई फैमिली थीम के ऊपर 11 एक्टिविटी सेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं, है ना, एक्टिविटी कोई भी तो। पर इन सब का जो वो है गोल है वो भी अलग होना चाहिए, एक्टिविटी प्लान भी अलग होना चाहिए, एक्टिविटी रिपोर्ट भी आपकी जो है वो अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो है वो अलग होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ में सारा कुछ नहीं लिखना। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने पहले 10 दिनों के लिए एक्टिविटीज़ को करवाया है, इसी तरह से ये भी 2 एक्टिविटीज़ ही हैं।
जैसे अब डे 12 है, इसमें एक्टिविटी सेशन 13 में आप एनिमल्स के ऊपर कोई एक्टिविटी सेशन करवा सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी सेशन 14 में आप कोई प्रिंटिंग की एक्टिविटी करवा सकते हो, जैसे लीव्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स को आप एज अ ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डे 13। इसमें आप कौन कौन सी 2 एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। थीम सीज़न के ऊपर बेस्ड आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। फिजिकल एंड ग्रोस मोटर को अच्छा करने के लिए आप कोई ना कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके बाद है हमारा डे 14। डे 14 में आप जो एक्टिविटी सेशन 17 है उसमें आप क्या करवा सकते हैं कि बच्चों का शेप्स का जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं। अब आप एक्टिविटी सेशन 18 में आप फाइन मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी को करवा सकते हो। अब आपका आता है डे 15। इसमें आपकी एक्टिविटी सेशन 19 और एक्टिविटी सेशन जो है 20 आप वो कैसे करवाओगे। ठीक है, अब एक्टिविटी 19 में आप फ्लोटिंग, डूबने और तैरने की कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी सेशन 20 में आप म्यूज़िक या मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी को करवा सकते हो। ठीक है, अब एक्टिविटी सेशन 21, ठीक है, उसमें क्या है, आप डे 16 में जो है आप बच्चों को अलग अलग टेक्सचर और सरफेस से अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कई बार तो टेक्सचर्स का रिपोर्ट में बताया होता है, कई बार सरफेस का रिपोर्ट में बताया होता है ना, तो मतलब ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना, बिल्कुल भी मतलब ये चीज़ बताई नहीं होती है। इसके बाद है आपकी एक्टिविटी सेशन 22। आप पिक्चर रिलेटेड एक्टिविटी जो है इसमें करवा सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका डे 70। एक्टिविटी सेशन 23 जो है वो आप ट्रीज या प्लांट से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक्टिविटी सेशन 24 है ना, ये है क्ले वर्क। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी प्रिंटिंग एक्टिविटी जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डे 18।
एक्टिविटी सेशन 25 ये आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड करवा सकते हैं। एक्टिविटी सेशन 26 जो है वो आप स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड आप करवा सकते हैं। अगर स्टोरी टेलिंग जल्दी हो जाए तो आप कोई ना कोई और एक्टिविटी भी बच्चों के साथ इसमें कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा डे 18 एक्टिविटी सेशन 25। इसमें आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक्टिविटी सेशन 26 इसमें आप कोई भी स्टोरी टेलिंग बच्चों को बता सकते हैं और कोई भी उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है डे 19। उसके बाद आपका आता है एक्टिविटी सेशन 27। इसमें आप पपेट शो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक्टिविटी सेशन 28 में आप कोई भी म्यूज़िक या मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी को करवा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डे 20 एक्टिविटी सेशन 29। इसमें आप सोशल इन्वायरमेंट के कोई भी थीम के ऊपर आप एक्टिविटी को कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एक्टिविटी सेशन 30। इसमें आप कोई भी वाटर प्ले या सैंड प्ले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है तब आप अपनी चॉइस की कोई और एक्टिविटी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक सीक्वेंस है। वैसे आपको अगर आप यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रॉस मोटर का जो एक्टिविटी है वो 1 और 16 होगी। ठीक है, हो सकता है कि आप 2 14 कर लीजिए या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो चलेगा। पर अगर मतलब आप यही अगर सारा सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी प्लान करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम हमारा जो फेज़ 3 है उसको एक बार हम देख लेते हैं। एक बात और फेज़ 2 में आपको यहाँ पर ना एग्जाम्पल्स दी गई हैं दो। एक तो दिवाली की उसकी एग्जाम्पल दी गई है और एक जो है आपको जर्मिनेशन है ना, सीड की जर्मिनेशन की एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, अब आपको दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं जिसमें से एक जो है वो सक्सेसफुल होती है और जो दूसरी है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है ना, तो मतलब आपको ये बताने के लिए दो एग्जांपल्स दी गई हैं अलग अलग। ठीक है, पर आप लोग उसको ध्यान से देखिए कि आप लोग क्या करते हैं, इसी में से कॉपी कर देते हैं कि मैनुअल में होगी तो ठीक ही लिखी होगी। ठीक है ना, पर ऐसा मत कीजिए। ये आपको बताने के लिए की गई है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अच्छी हैं। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं।
ये रहा आपका फेज थर्ड, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि मैम फेज थर्ड के बारे में हमें बता दीजिए डिटेल में। हम फेज थर्ड के बारे में डिटेल में आपसे बात कर लेते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल पहुंच गए तब से लेके जब तक छुट्टी होती है तब तक 5 दिनों के लिए पूरा चार्ज जो है वो आपके पास ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि फेज़ 2 में आप जैसे पहले बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए बोला, फिर उनको 2 एक्टिविटीज़ करने के लिए बोल दिया, है ना। अब थर्ड फेज़ में क्या हो गया कि पूरे दिन ही आपको सारी प्लानिंग करनी है। इसके लिए पहले मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ कि फेज़ 3 के लिए हमने पहले 5 दिनों का क्यूरिकुलम बनाना है ना। क्यूरिकुलम का मतलब आप समझते हो ना, पाठ्यक्रम हमने बनाना है सबसे पहले कि हम क्या क्या किस टाइम पर करवाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक बच्चे आते हैं, फिर फिर प्रेयर होती है, फिर ये एक्टिविटी है, फिर इसको लंच ब्रेक होती है ना। इस तरह से जो सारा प्लान है वो आपने थर्ड फेज में पहले 5 दिनों का पाठ्यक्रम बनाना है। आपने फिर गाइड को दिखाना है, अगर गाइड उसको अप्रूव करता है फिर उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप हर दिन में आपको 4 एक्टिविटीज़ करनी है बच्चों के साथ। ठीक है। जैसे फेज़ 2 में आप 2 एक्टिविटीज़ करने लग गए थे ना, अब यहाँ पर आपको बच्चों के साथ 4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है। ठीक है। अब इस केस में क्या है कि जब आपको बच्चों के साथ 4 एक्टिविटीज़ को करना है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं कि आप चारों सेशन ही जो हैं वो स्टोरी के ऊपर कर रहे हैं। जैसे हमने फेज 2 में देखा ना कि आप लोगों को अलग अलग जो हैं, जैसे आप 4 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 एक्टिविटीज़ अलग अलग जो हैं गोल की डेवलपमेंट के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल अगर आप 5 दिनों में 4 4 एक्टिविटीज़ करते हैं तो टोटल आपने फेज 3 में 20 एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है। ठीक है ना। टोटल 20 एक्टिविटीज़ करनी है और आपने 20 एक्टिविटीज़ की वीडियोस भी बनानी है। जैसे कि आप कोई थीम भी चूज़ कर सकते हैं पर डे का, है ना, कि कोई अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बड़ा केस आता है इस बात का कि हमने जो है गणेश जी के फेस्टिवल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करवाया। ठीक है। जब आप प्री स्कूल में जाते हैं तब बच्चों को जो फेस्टिवल्स हैं तभी बच्चों को उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं अगर कोई फेस्टिवल आसपास हो। ठीक है ना, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। इसीलिए बच्चों को ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये तब करवाई जाती हैं जब आसपास फेस्टिवल्स हो। अब मान लीजिए आप जनवरी में जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो आप कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जनवरी में जब आप कोई क्लासेस को बच्चों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तब दिवाली का फेस्टिवल की एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये मतलब गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। तो इससे ये भी देखा जाता है कि हो सकता है कि आपने एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ की ना हो, है ना। ये इंडिकेशन हो जाती है कि आपने एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ की ना हो और खुद से ही अपनी मर्जी से आप एक्टिविटीज़ को लिख रहे हैं।
3 से 4 घंटे आपको बच्चों के साथ इसमें स्पेंड करने हैं। लिखना सब कुछ वैसे ही है जैसे कि आप फेज़ 2 में लिखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी का नाम क्या है, फिर उसकी क्या गोल हैं, क्या मटेरियल आपको चाहिए है, ठीक है, फिर उसका प्लान क्या है, आपने कैसे उसकी योजना बनाई, कैसे उसको कंडक्ट किया और कैसे उसकी रिपोर्ट को लिखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड अप करनी है। इसके साथ साथ अनेक्शर्स को भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जैसे आप 3 से 4 घंटे हर दिन बच्चों के साथ काम करेंगे, ठीक है। इस टाइम में क्या होगा कि आप जब 4 एक्टिविटी सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उसमें ये चीज़ नहीं आएगी कि आपने जो बच्चों का लंच टाइम है या हाथ धोने का टाइम है ना, या बच्चों का पहुंचने का टाइम है या उनके घर वापस जाने का टाइम है, वो इसमें ऐड अप नहीं होंगे। ये बिल्कुल वैसी ही एक्टिविटीज़ होंगी जैसे कि हमने फेज़ 2 में सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया था। फिर हम एक्टिविटी प्लान लिखेंगे। यूट्यूब की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारी ना कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप वो काम मत कीजिए प्रैक्टिकल काम करते हुए बच्चों के साथ। सबसे पहले तो अगर आप बच्चों के साथ स्कूल में जाके काम करेंगे तो ये आप लोगों का खुद का एक एक्सपीरियंस होगा कि जब आपके बच्चों के साथ आगे जाके काम करना है अपने स्कूल में, ठीक है, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक जो आपने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, वो आपने उसी की ही डिस्क्रिप्शन जो है आपको अपनी फाइल में लिखनी है, ठीक है ना। अगर आप से वीडियोस आपकी अलग हैं और डिस्क्रिप्शन आपकी सेम नहीं है, ठीक है, तो इस केस में भी आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि फिर आपकी वीडियोस के मार्क्स आपको ना मिलें या वीडियोस के मिल जाएं आपको मार्क्स और उसके मार्क्स आपको ना मिलें राइट अप के। आपका जो DECE 1 का यूनिट 30 है उसमें आपको ये बताया गया है कि क्यूरिकुलम को कैसे प्लान करना है। आप एक बार उस यूनिट को क्यूरिकुलम को प्लान करने से पहले आप देख सकते हैं। फिर आप 5 दिनों के क्यूरिकुलम को प्रिपेयर कीजिए, अपने दिमाग में रखिए कि आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो 30 यूनिट में एक्सप्लेन किए गए हैं, वही उनको ही फॉलो करके आप प्रिंसिपल्स को अपना जो है क्यूरिकुलम को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जैसे मैंने कुछ थीम्स के ऊपर बात की थी कि फेस्टिवल, एनिमल्स, माय बॉडी, कलर्स,
है ना, आप वीक के लिए एज अ प्रोजेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन 5 दिनों के लिए हर दिन एक एक्टिविटी जो है वो आप इन थीम्स के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनिमल थीम ले लिया, है ना, तो आप सारा दिन एनिमल थीम के ऊपर एक्टिविटीज़ मत करवाइए। जैसे दिन में एक एक्टिविटी आपने एनिमल थीम की करवा दी और बाकी आपने जो 3 एक्टिविटीज़ और करवानी है ना, वो 3 एक्टिविटीज़ आप किसी और चीज़ पर करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपने 5 दिनों के लिए जो टोटल 20 एक्टिविटीज़ करवानी है वो सारी ही एनिमल थीम के ऊपर हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो DECE 1 का प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसमें आपको एक क्यूरिकुलम तैयार करने की एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, जिसको कि आप देख सकते हैं। जब आप अपनी फेज़ 3 का प्रोजेक्ट वर्क का क्यूरिकुलम बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो आप उस टाइम पहले वो एक्सरसाइज को करके देखिए, फिर आप यहाँ पर एक्टिविटी को कर सकते हैं। आम तौर पर जब बच्चे प्री स्कूल में आते हैं तो वो हर दिन 3 से 4 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं। इस टाइम में आपको 4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज करनी है। जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि ईटिंग, वॉशिंग, जो बच्चों का पहुंचने का है और जो बच्चों का जाने का है टाइम, वो ये एक्टिविटीज़ में कंडक्ट नहीं होती है। अब हमें हर दिन का क्यूरिकुलम कैसे लिखना है वो एक नीचे फॉर्मेट में दिया गया है। इसी तरह से ही आप 5 दिन का क्यूरिकुलम जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि 8:30 बजे से लेके बच्चे पहुँचे, है ना, और हमने उनको ग्रीट किया, उनसे बातचीत की। फिर 8:45 से लेके 8:45 से 8:30 बजे तक ये एक्टिविटी की। ठीक है, फिर 8:30 से लेके 9 बजे तक ये एक्टिविटी की। फिर 9 से 9:30 बजे तक ये एक्टिविटी की। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर शॉर्ट में लिखनी है। जैसे एंड में लिखा है कि 11:45 से लेके 12 बजे तक फिर डिपार्चर हुआ। ठीक है, और हर बच्चे को गुड बाय बोल दिया गया। मैं आपको एक बार बताती हूँ। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने कलर्स का थीम ले लिया। ठीक है, मंडे को जो हमारा पहला दिन था वो मैंने मंडे ले लिया। मंडे को मैंने रेड कलर के ऊपर फोकस किया। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी मैं क्या करवाऊंगी कि बच्चों जब आए तब हमने उनसे बातचीत की और उनका स्वागत किया। ठीक है, फिर जो प्रेयर टाइम होता है वही हुआ। फिर दूसरी एक्टिविटी जो थी हमने वो थीम के एक्टिविटी के बेस के ऊपर करवाई। जैसे कि हमने रेड कलर के ऊपर फोकस किया ना, तो इसको हम रेड डे एक्सप्लोरेशन बोलेंगे। कि आप बच्चों को बोलिए कि कमरे में, जैसे आप पहले एक दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कमरे में रेड कलर की कोई चीज़ें हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी रेड कलर की वहाँ पर रख सकते हैं। फिर आप बच्चों को एक बास्केट में रेड कलर की जितनी भी चीज़ें वहाँ पर हैं वो आप बता सकते हैं। कि बच्चों को बोलिए कि जितनी भी रेड कलर की चीज़ें हैं वो आप लेके आइए और यहाँ पर इस बास्केट में डाल दीजिए। ये एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी आप कौन सी करवा सकते हैं बच्चों को,
जैसे कि आप फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं, जंपिंग एंड होपिंग की एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल की डेवलपमेंट हो सकती है इसमें, जैसे कि आप बच्चों को बोलिए कि ज़मीन के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ की गई हुई हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप चल सकते हैं, या एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर आप जंप कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर आप नीचे लाइंस ड्रॉ कर दीजिए थोड़े थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली। तो आप बच्चों को बोलिए कि अब आप पहली लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करें, दूसरी से तीसरी पे करें, तीसरी से चौथी पे करें, है ना। तो इससे क्या है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो सकती है। फोर्थ एक्टिविटी, हमने 4 एक्टिविटीज़ करवानी है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। पहली एक्टिविटी हम कोई राइम की करवा सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी रेड कलर को फाइंड आउट करने की, तीसरी एक्टिविटी आपकी है ग्रॉस मोटर स्किल की, और चौथी एक्टिविटी आपकी जो है, आप क्ले से कुछ बनाना सिखा सकते हैं, जैसे कि फल बनाना सिखा सकते हैं, कोई भी फ्रूट बनाना सिखा सकते हैं बच्चों को। इससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप होगी और ये क्रिएटिव एक्टिविटी भी हो जाएगी। इसके बाद है हमारा सेकंड डे। इसको हम येलो कलर चूज कर सकते हैं कि हम इस दिन येलो कलर के ऊपर फोकस करेंगे। अब इसमें जो हम पहली एक्टिविटी है वो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस के ऊपर करवा सकते हैं, जैसे कि आप पैटर्न मेकिंग के ऊपर करवा सकते हैं कि ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कैसे पैटर्न्स को बनाना है। जैसे आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, है ना, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं कि कैसे आप पैटर्न्स को बना सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी हम थीम के रिलेटेड करवाएंगे, येलो कलर से रिलेटेड करवाएंगे। इस दिन हम सन और लेमन की पेंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। पीले रंग से सूरज या नींबू में रंग भरना, ठीक है, मतलब कि येलो कलर आप लेके, क्रेयॉन्स लेके आप सूरज में कलर करवा सकते हैं। और आप अगर हम लेमन की बात करें तो उसमें आप फिंगर पेंटिंग जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी 3, जो कि आप लैंग्वेज से रिलेटेड करवा सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, एक छोटी सी कोई भी चिड़िया की कहानी सुना दीजिए, है ना। इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होने में भी मदद होगी। एक्टिविटी 4 जो है वो सोशल करवा सकते हैं आप, जैसे कि आप बच्चों को बोलिए कि पार्सल पास करना, मतलब कि मिलजुल कर खेलना और अपनी टर्न का इंतज़ार करना। जब आपके पास चीज़ आएगी तब आप उसको पकड़ के अगले बच्चे को पकड़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें ये भी हो सकती है कि टीचर जो है जिस बच्चे का नाम लेगा, ठीक है, उस बच्चे को दूसरे बच्चे ने वो पकड़ा के आनी है, ठीक है। अब मान लीजिए या फिर आप ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों के, ठीक है, कि आप इस बच्चे को पास कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए इतने नाम भी मेमोराइज करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। अब हमारा डे 3 है। डे 3 में हम ब्लू कलर के ऊपर फोकस करते हैं। एक्टिविटी 1 जो कि हम साइंस और कॉग्निटिव पर करवाएंगे, इसमें हम डूबने और तैरने की एक्टिविटी करवा सकते हैं कि कौन सी चीज़ पानी में डूब रही है और कौन सी चीज़ तैर रही है। एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि आपकी एक्टिविटीज़ फेज़ 2 और फेज़ 3 की भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने फेज़ 2 में डूबने और तैरने की एक्टिविटी करवा दी, ठीक है, तो वही एक्टिविटी आप यहाँ पर सेम रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 आप ब्लू कलर से रिलेटेड करवा सकते हैं, जैसे कि हम ब्लू वाटर प्ले का एक्टिविटी करवा सकते हैं। पानी में हम ब्लू कलर को मिलाकर बच्चों को उससे खेलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि देखो आसमान जो है वो नीला है। इस तरह आप चर्चा भी कर सकते हैं ब्लू कलर के ऊपर। एक्टिविटी 3 आप फिजिकल रिलेटेड करवा सकते हैं, जैसे कि बॉल को
कैच करने की एक्टिविटी। बच्चे एक दूसरे की तरफ बॉल को फेंकेंगे और पकड़ेंगे। एक्टिविटी 4 है जो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट पर आप करवा सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर से ही जुड़ी हुई आप कोई राइम या कविता करवा सकते हैं। देखिए इसमें ना तो राइम की ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना ही स्टोरी की भी अभी तक एक ही एक्टिविटी हमने की है, और राइम की हमने 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर ली हैं पूरे 3 दिनों में। अब हम 4th डे की बात करते हैं। इसमें हम ग्रीन कलर के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें हम जो फर्स्ट एक्टिविटी है हम वो नेचर वॉक की करवा सकते हैं, जैसे कि हम गार्डन में जाकर बच्चों को पत्तियां दिखाना, लीव्स दिखाना, फ्लावर्स दिखाना, है ना, इस तरह की आप एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी आप जो है ग्रीन कलर से रिलेटेड यानी कि थीम बेस्ड आप एक्टिविटी को करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंटिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, हम बच्चों को पत्तियाँ देंगे और उनको बोलेंगे कि रंग में डिबोकर आप कागज़ पर उसके इम्प्रेशंस लगाओ। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी 3 जो कि हमारी कॉग्निशन के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर होगी। इसमें हम शेप्स को सॉर्ट करना बता सकते हैं, जैसे कि सर्कल और स्क्वायर को आप अलग करना बता सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा आप कि बच्चों को अगर पहले शेप्स पता है तब आप बच्चों को 4 शेप्स एक दिन में बता सकते हैं। अगर बच्चों को पहले से शेप्स नहीं पता है तो आप बच्चों को सेम डे सिर्फ 2 ही शेप्स का कंसेप्ट करवाइएगा। इससे आपकी एक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। इसके बाद है हमारा एक्टिविटी 4। क्रिएटिव एक्टिविटी हमें करवानी है कि पेपर को टीयर करना और पेस्ट करना। जैसे हम बच्चों को कोई फिगर दे दें, हम उसमें बोलें कि आपको इसमें पेपर को फाड़ना है और उसको पेस्ट करना है। इसमें हमें इसमें के बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसकी भी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी क्रिएटिव भी होगा। इसके बाद है हमारा डे 5 जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ कलर्स या रेनबो के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी आप लैंग्वेज से रिलेटेड करवा सकते हैं, जैसे कि आप एक्शन वर्ड्स की कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। बच्चों को आप बोल दीजिए अब सिट, स्टैंड, डांस, है ना, इस तरह से 2-3 वर्ड्स ही यूज़ कीजिए। सिट, स्टैंड, डांस, जैसे ये 3 वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए उसी को ही आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी आप रेनबो मैजिक की करवा सकते हैं, जैसे आप सारे रंगों को मिलाकर बच्चों को एक रेनबो बनाना चार्ट के ऊपर बता सकते हैं, है ना, कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड एक्टिविटी है हमारी फिजिकल। इसमें हम ऑब्स्टेकल रेस करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कि अपना एज के अकॉर्डिंगली आप करवा सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बोलिए कि पहले आप दौड़ेंगे, फिर दौड़ के रास्ते में एक टॉय रखा हुआ है चेयर के ऊपर, आपको उसको उठा के फिर अपने रीचिंग पॉइंट तक पहुंचना है। या आप बच्चों को बोल सकते हैं कि रास्ते में बीड्स पड़े हैं, ठीक है, आप उसको डालिए, इस तरह से। इसके बाद है आपकी एक्टिविटी 4। इसमें आप म्यूज़िक और डांस की एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ्री म्यूज़िक लगा दीजिए, बच्चों को फ्री डांस करने के लिए बोलिए, जिसमें बच्चे एक्सप्रेशन और जॉय भी देंगे। ये थी आपकी टोटल 5 दिनों की क्यूरिकुलम, और उसमें कौन कौन सी आप 4 एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारी DECE 4 की क्लास थी जो कि हमने ब्रीफ में की थी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।